हेलो गाइस। तो आर्मी क्लास विद अनुज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, भारतीय संविधान के हम क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन की हम सीरीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूपीएसआई के लिए इन 500 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूँ। हर किसी एग्जाम में हर किसी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। अगर जो कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये क्वेश्चन पक्के याद होने चाहिए। तो दोस्तों, हम इस अपने चैनल पर हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पर शपथ कौन दिलाता है, यानी ओथ कौन दिलाता है राज्यपाल, यानी उस राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी जो प्रेजेंट में भारत में जो उच्च न्यायालय हैं 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? जो भारत का 25वां यानी लेटेस्ट जो उच्च न्यायालय बना है वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, यानी जो आंध्र प्रदेश हमारा स्टेट था उसको 2 स्टेटों में डिवाइड कर दिया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का संबंध किससे होता है? यानी जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन भत्ते का जो मतलब संबंध होता है वे किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। ठीक है ना भाई। यानी भाई इनका जो सिलेक्शन होकर आता है, इनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, पर ये काम किसके लिए करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की ही मतलब जो संचित निधि से इन्हें क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ वीक के हिसाब से। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? जो भारतीय इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इसका संरक्षक माना गया है। किसको माना गया है? भारतीय संविधान का संरक्षक। अगर सरकार किसी भी व्यक्ति यानी भारत में जो निवास करने वाला व्यक्ति है उसके प्रति अगर कोई गलत काम करती है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो वे व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान का जो संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। पर दोस्तों, जो इसमें अमेंडमेंट यानी संसद के द्वारा अमेंडमेंट हो सकता है, यानी संसद में जो बिल पास हो जाएगा तो इसमें संविधान में कुछ भी अमेंडमेंट हो सकता है, कुछ भी बदलाव कर सकती है। वैसे तो पावरफुल हमारी संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? यानी भाग 5 में संघीय न्यायपालिका आर्टिकल कौन से तक है भाई? आर्टिकल 52 से 152 तक। ठीक है भाई। आर्टिकल 52 से 151 तक यानी जो संघ की न्यायपालिका है उसका उल्लेख है। यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी ये हमारा उपराष्ट्रपति, यानी सबका उल्लेख किसमें है? इसमें भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। याद रखना, अनुच्छेद 124 में है। हमारा भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 73 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में। कहां था भाई? कोलकाता में। इसमें 4 जज थे। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? देखो आ गया क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल था हमारा। यानी लॉर्ड हॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल बना 1772 से लेकर के 1784 तक भारत का यानी बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? जो संविधान में मूल रूप से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय कितने जज थे?
यानी सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित यानी 8 थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 जज थे। और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस बढ़े और संसद को लगा कि इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, तो ऐसे ऐसी जरूरत के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाई गई। यानी पहले 8 हुई, फिर 11, 17, 21, 29 और ऐसे 31, अब फिलहाल में 33 इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है भाई, 34 हो चुकी है भाई, 34 हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? यानी अगर संसद को लगे कि जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाएगी, तो वे संसद जजों की संख्या बढ़ा सकती है। यानी सिर्फ संसद को अधिकार है कि जजों की संख्या बढ़ाने का और घटाने का। किसको अधिकार है? हमारी भारतीय संसद को। हमारी भारतीय संसद का जो प्रावधान कौन से किसके के संविधान से लिया गया था? यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और शपथ भी किसके समक्ष लेता है? भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, यानी ओथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी जो पेंशन जाने की आयु है उनकी 65 है। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी 62 है भाई। कितनी है भाई? 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। यानी महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी हाई जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है उसमें अगर बिल पास होगा और लगेगा कि हाँ भाई इस एक मुख्य न्यायाधीश ने कुछ गलत काम किया है, तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। पर अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिस मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सके। ये बहुत एक गौरवान्वित पद होता है दोस्तों। और यानी पूरी जनता का, यानी भारत की 135 करोड़ जनसंख्या है इस समय, उसका पूरा ट्रस्ट भाई सर्वोच्च न्यायालय पर होता है क्योंकि भारत का एकमात्र न्यायालय है जो यानी भारत की जनता उस पर विश्वास करती है। ठीक है ना? तो इसलिए ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो और सभी को देख करके कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? यानी क्या कंडीशन होती है उसके लिए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कैसे बन सकता है व्यक्ति? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है जिसने 10 साल तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो और 5 साल तक उसने क्या किया हो? यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी मतलब रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी हमारा भाई फंडामेंटल जो राइट दिए हुए हैं यानी प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट। तो उसकी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी आर्टिकल 32 के तहत को अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन सरकार करती है तो आर्टिकल 32 के तहत वे सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? यानी राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करता है। तो दोस्तों जब हमारा मूल संविधान था, यानी जब संविधान बना था, तो सिर्फ एक निर्वाचन आयोग यानी एक व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयोग होता था। पर अब ये 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये इतने क्वालिफाइड व्यक्ति होते हैं, कभी भी
इनमें चुनाव के संबंधी कभी आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ है। अगर ऐसे कोई विवाद की स्थिति आती है तो जिसकी साइड यानी दो व्यक्ति वोट डालेंगे, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक और सदस्य, यानी जो एक निर्वाचन आयुक्त और होगा, यानी उसके पल्ला भारी हो जाएगा और वे डिसीजन दे देगा भाई चुनाव इस राज्य में जब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति होते हैं, इनमें कभी झगड़ा होता ही नहीं है। ये इक्वल टू मुख्य न्यायाधीश के मतलब पद माना जाता है, इक्वल टू मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारा परिसीमन होता है उसका मुख्य जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो दोस्तों परिसीमन आयुक्त, आपको परिसीमन के बारे में समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे अब जम्मू कश्मीर हमारा 2 यूटी बने तो उसमें परिसीमन का गठन किया जाने वाला है अभी। तो ठीक है ना। तो दोस्तों परिसीमन जो भारत में हुआ था, यानी वे लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए होता है। तो वे देखता है, परिसीमन इसलिए गठित किया जाता है कि भाई अब पॉपुलेशन कितनी है भारत के अंदर और कितनी जनसंख्या पर सीट बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों 1971 की जनसंख्या के आधार पर हमारे भारत में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीटों का प्रावधान है। तो अभी परिसीमन आयोग मतलब गठित होने वाला है, क्योंकि 2026 तक ये कह दिया गया था लोकसभा और राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, पर अब 2026 नजदीक आ रहा है तो अब हमारी सीटों का बढ़ना संभाविक है, वे बढ़ेंगी। तो इसलिए हमारा एक यानी संसद बनाया जा रहा है। तो आपने पता ही होगा, यानी 1921 से 1927 तक हमारा संसद बना था और अब हमारा संसद बनाया जा रहा है, क्योंकि अब सीट काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि देश की जनसंख्या इस समय 135 करोड़ है। तो सीटें यानी आइडिया लगाया जा रहा है कि लोकसभा की सीटें 850-900 के करीब पहुंचेंगी दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इसको है ना। तो दोस्तों आप भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? यानी सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर जो प्रथम चुनाव हुए थे वे 1952 ईस्वी में हुए थे। कितने में हुए थे भाई? 1952 ईस्वी में। यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन भी जब ही हुआ था। यानी जो राज्यसभा है वे एक परमानेंट यानी स्थायी सदन है और हर 2 साल के बाद इसके बंद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं। तो दोस्तों जब ये राज्यसभा गठित हुई थी तो भाई इनके सदस्यों, भाई राज्यसभा का कार्यकाल तो 2 वर्ष है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो दोस्तों जब पहली बार गठित हुई थी तो पहली बार इसमें 1/3 सदस्य 2 साल के बाद हटा दिए थे, फिर 2 साल बाद 1/3 सदस्य फिर हटा दिए थे। तो इसका अब कंटिन्यू यानी वे चल रहा है बस इसी तरीका से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, मोबाइल को थोड़ा साइड से कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1959 ईस्वी में, 79 ईस्वी में, कभी 1979 ईस्वी में, यानी कि 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भाई किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसको पद से हटाया जाता है तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जा सकती है? यानी लोकसभा और विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त की जाती है, यानी कम से कम 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। यानी मैं इसको समझाता हूं दोस्तों, जमानत जब्त कैसे होती है। यानी कि मैं भाई लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ा हुआ और मुझे कुल जनसंख्या का यानी जितनी भी वोट पड़ी है उसका 1/6 अगर वोट नहीं मिलेंगी तो मेरी जो जमानत की राशि है जब्त कर ली जाएगी। यानी जो फॉर्म भरने में जो फीस लगती है उसको जब्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों आपने 2014 के चुनाव में देखा होगा
कांग्रेस जो पार्टी थी उसको अपनी जमानत की राशि जब्त कर ली गई थी, क्योंकि उसको 1/6 वोट नहीं मिली थी। तो ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा के चल रहा हूं और बिल्कुल भी डाउट बिल्कुल छोड़ नहीं रहा हूं। इससे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैं बता रहा हूं, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।